नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज 5 फरवरी 2021 को जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, तो मैं पहले ही बता दूं आज केवल एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। सेकंड शिफ्ट आपके एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इसलिए सेकंड शिफ्ट का वीडियो नहीं आएगा क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं 5 फरवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए टोटल जो 40 जीके के सवाल है, एग्जैक्ट सभी सवाल मिल चुके हैं। आज वीडियो काफ़ी डिले हो गया, कारण क्या है कि आज जो नए सवाल बहुत ज़्यादा पूछ लिए गए थे तो स्टूडेंट बता ही नहीं पा रहे थे और टफ पेपर था, इसलिए सही सवाल मिलने में समय लग गया, वेरीफाई करने में टाइम लग गया। देखिए सवाल 3 टाइप से आते हैं। एक तो आपको जो पता होता है, आपके दिमाग में बिल्कुल उसका आंसर पहले से आप टिक कर देते हो, मतलब ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सेकंड एक सवाल आता है जिसमें आपके ऑप्शन में आप कन्फ्यूज़ होते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपने वो सवाल बहुत पहले कभी देखा होगा, अभी वापस रिवाइज नहीं किया है, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। सवाल तो देखा हुआ। और तीसरा सवाल आता है जो आपने कभी देखा ही नहीं, तो आज जो देखे तीसरे वाला ऑप्शन है नहीं, जो आपने कभी सवाल देखे ही नहीं है, वो काफ़ी सवाल पूछ लिए गए हैं, इसलिए स्टूडेंट है वो सही सवाल नहीं बता रहे थे। लेकिन फाइनली मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, इसलिए वीडियो डिले हो गया और वेरीफाई किया बार बार टेलीग्राम पर मैसेज करके, और सारे सवाल मिल गए। तो इस बात पर लाइक ज़रूर कर देना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल के लिए केवल लिंक को ही फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा। अदरवाइज बहुत से फेक चैनल यदि आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो उनसे सावधान रहना है। और वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर अन्य किसी भी उस सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे, बैंकिंग हो गया, तो उनके लिए एक ही पास में यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें सवाल ज़्यादा, टाइम कम मिलता है और सवाल मिस हो जाते हैं टाइम मैनेजमेंट के कारण। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए आपको? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप 1 वर्ष का पास ले लीजिए और किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, कितने भी मॉक टेस्ट लीजिए, अनलिमिटेड है आपके लिए। 299 रुपये में भी यदि आप TTG के कूपन कोड यूज कर लोगे, सर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल देगा, तो यहाँ से आपको 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो 100 प्लस एग्जाम्स के 12,000 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं इस एक ही अपॉर्चुनिटी में। 170 यहाँ पर ग्रुप डी के मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 जो मॉक टेस्ट अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उनके स्मृति आधारित मॉक टेस्ट भी यहाँ पर अपडेट कर दी गई है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। स्पेशली यहाँ पर जेठाराम सिया की बात करें तो इन्होंने बार बार मैंने कॉल करके सारे सवाल कंफर्म भी किए थे। बाकी इन सभी भाइयों ने अच्छा सहयोग दिया और सारे सवाल मिल गए। तो देखिएगा यहाँ पर पहला सवाल, महात्मा गांधी जी को भिखारी की वेश में महान आत्मा किसने कहा है? इंग्लिश में बोले तो इस प्रकार से एग्जैक्ट सेंटेंस लिखा हुआ था सवाल में इंग्लिश में, बाद में मैंने कंफर्म किया कि ग्रेट सोल इन बेगर्स गार्ब है। ये किन्होंने कहा है? महात्मा गांधी जी को। तो बहुत से कैंडिडेट बता रहे हैं कि चर्चिल ने, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ये कहा है रविंद्रनाथ टैगोर, आपको करेक्ट करना था। तो विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा है महात्मा गांधी को? तो महात्मा गांधी को कहा है अर्धनग्न फकीर, जो सवाल में नहीं था। बिल्कुल सवाल में इस टाइप से दिया गया था, महान आत्मा दिया गया था जो भिखारी के वेश में है, वो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। जो उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को किन की उपाधि दी है? महात्मा की उपाधि दी है। तो ये सेम ही होने वाला है आपका। और बाकी रविंद्रनाथ टैगोर को उल्टी गांधी जी ने क्या उपाधि दी थी? गुरुदेव की उपाधि दी थी। और महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर है यानी हाफ नेक्ड फकीर का है ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने। साथ ही साथ एक और ब्रिटिश यहाँ पर फ्रैंक मोरिस ने भी उन्हें हाफ नेक्ड फकीर का है गांधी जी को। देखिएगा अगला सवाल, कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? ये पूछा है, मतलब आपको जो भी ठंडी जलधारा थी ऑप्शन में वो टिक करना था। गर्म नहीं है मतलब ठंडी पूछा गया यहाँ पर। तो एक ऑप्शन हम्बोल्ट धारा दिया गया था, हम्बोल्ट जलधारा, जो कि एक ठंडी जलधारा है, प्रशांत महासागर की है, ये आपकी करेक्ट हो जाएगा। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट जलधाराओं की बात करूं जो अक्सर मैं बहुत बार बता चुका हूं यहाँ से और सवाल भी आ रहे हैं। देखिएगा क्यूरेशियो जलधारा है, आपको याद क्या रखना, ये कौन से महासागर की है और इसका क्या व्यवहार, गर्म है या फिर ठंडी है? तो क्यूरेशियो है, गर्म है, तो यहाँ पर क्यूरेशियो गर्म, अलास्का गर्म, एल नीनो जलधारा आपके ऑप्शन में दिया गया। तो ये प्रशांत महासागर की तीनों ही गर्म जलधाराएं हैं। और एल नीनो स्पेशली जो समुद्री तट है इक्वाडोर और पेरू वहाँ पर रहती हैं और समुद्र जल में कुछ सालों के अंतराल पर ये घटित होती हैं। अन्य इंपॉर्टेंट अपन जलधाराओं की बात करें तो दक्षिण विषुवत जलधारा प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा है, उत्तरी विषुवत है अटलांटिक में, ये भी गर्म है, एटलिन्स है गर्म, फ्लोरिडा गर्म, इर्मिंजर गर्म, लेब्राडोर, मोजाम्बिक, ये लेब्राडोर देखिएगा ठंडी जलधारा है और मोजाम्बिक गर्म है। अब कुछ मैं इनको विभेद भी कर देता हूँ, जैसे कि गर्म जलधारा वाला आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में भी एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको यहाँ
यहाँ पर एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा भाई, अलास्का की धारा है वो उत्तरी प्रशांत महासागर, ये सभी गर्म है। क्यूरेशियो गर्म, ब्राजील, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, गल्फ स्ट्रीम भी कैसी है, गर्म है। उत्तरी अटलांटिक है, अगुल हास है, उत्तरी प्रशांत महासागर है, इक्वेटोरियल है। तो यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, जरूर देख लेना। ठंडी जो आपके हम्बोल्ट था, लेब्राडोर है, ओयोशियो, पश्चिमी पवन, कैलिफोर्निया, केंद्रीय धारा, ये सभी कोल्ड है। अगला सवाल देखिएगा, एक जल धारा जो गर्म और ठंडी दोनों ही अलग अलग अवस्था में, अलग अलग सीजन में, जैसे बेंगुला धारा है। अगला सवाल यहाँ पर है सवाल नंबर 3। सवाल कह रहा है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद है, मतलब वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय हैं, और ये शामिल हुए थे एज ए एडवोकेट जनरल बंगाल के। अगला सवाल, एक ही स्रोत से आ रही दो अलग अलग इमेज हैं, जो छवि हैं, उनको देखने वाला उपकरण मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक ये ऑब्जेक्ट है, कुछ भी यहाँ पर रखा हुआ है, एक इमेज रखी हुई है, तो आपको क्या है, एक इस प्रकार का उपकरण इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है जो कि काम कर रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट को 3D रूप में दिखाएगा अलग अलग एंगल से। इमेज एक है लेकिन आपके दिमाग में जो छवि बनने वाली वो अलग अलग एंगल से बन के उभरेगी, और उस उपकरण का नाम आपको पूछा है तो ये हो जाएगा दोस्तों स्टेरोस्कोपी। तो स्टेरियोस्कोपी आपको करेक्ट करना था। अगला सवाल देखिएगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान में चेयरमैन पूछा है तो ये अविक सरकार है, अगस्त 2020 से कंटिन्यू है। एडिटर इन चीफ की बात करें तो पीटीआई के विजय जोशी है दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ। इसकी स्थापना कब हुई है पीटीआई की? तो 1947 में हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और बाकी मैं बात करूँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जहाँ से एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है इनके चेयरपर्सन कौन है? आने वाले शिफ्ट में 100% सवाल आने की संभावना है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरपर्सन है परेश रावल। अगला सवाल देखिएगा, पानी के शुद्धिकरण में सहायक क्या है? ये सभी ऑप्शन दिए गए थे, ये फिटकरी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके हेडक्वार्टर में पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित है? जहां पर एक सुमेलित जो हेडक्वार्टर दिया गया था संगठन का वो था यूनिडो, जो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के आगे करके दिया गया था। भाई इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है, जो सही सुमेलित था। बाकी गलत थे। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको ऑर्गेनाइजेशन बता देता हूँ, उनके मुख्यालय कहाँ पर है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ एनटीपीसी में आ चुका है। वाशिंगटन डीसी यूएस में है। आईएलओ जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है वो हेग नीदरलैंड में है। डब्ल्यूएचओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, दोनों का ही जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो एडीबी का है वो मेट्रो मनीला फिलीपींस हो जाएगा। यूनिसेफ का कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का पेरिस में, यूनेस्को पेरिस में। नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ओपेक का है वियना ऑस्ट्रिया में। ये भी एग्जाम में आ चुका है। ओपेक का रेड क्रॉस का जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जलियांवाला बाग हत्याकांड से सवाल प्रत्येक सेट में आ रहा, आज भी आ गया है। तो आज पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध का परिणाम था? मतलब रोलेट एक्ट के विरोध में वहाँ पर जो जनता इकट्ठी हुई थी तो उन पर गोलियां चलाई गई थी। एग्जाम आ सकता है कब चलाई गई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को। किसके दिन? वैशाखी के दिन, ये भी याद रखना है। और जनरल डायर ने यहाँ पर उस सभा पर गोलियां चलाने की अनुमति दी थी भीड़ पर। तो ये सभा एकत्रित हुई थी रोलेट एक्ट के विरोध में। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, 1875 में इंडिया लीग की स्थापना किसने की? इंडिया लीग वो भी पूछा है 1875 में। तो शिशिर कुमार घोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एक और इंडिया लीग जो 1928 में स्थापित की गई है वो वीके कृष्णा मेनन के द्वारा की गई। लेकिन आपको 1875 में जो इंडिया लीग की स्थापना पूछी गई है तो शिशिर कुमार घोष हैं। पूछ ले 1928 में किसने की है तो वो वीके कृष्णा मेनन हो जाएगा। अन्य जैसे मैं लीग की बात करूं तो एक और लीग से पूछा जाता है, होम रूल फॉर इंडिया लीग है जो 1916 में स्थापित है। उसकी किसने की है? फाउंडर कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक ने की है अप्रैल 1916 में भारत में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि जो WTO है मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, वो किसको प्रमोट करता है? तो ये बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को प्रमोट करता है। मल्टीलेटरल आपको करेक्ट करना था। तो यूनिलेटरल, मल्टीलेटरल इस प्रकार ऑप्शन थे तो मल्टीलेटरल इसका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में बोले तो बहुपक्षीय व्यापार
प्रणाली। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 11 है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? मंत्रालय मतलब किसके अंतर्गत, किसके अधीन है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी? तो नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री जो आपके ऑप्शन में होगा वही आपको करेक्ट करना था। तो ये डायरेक्टली अंडर आती है, पीएम के अंडर आती है। बहुत से स्टूडेंट वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल करके भी जो मिनिस्ट्री है वो दी गई थी, वो टिक किया होगा, जो आपका गलत हो जाएगा। ध्यान में रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो जाएगी या फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हो जाएगा। आने वाले सीट में स्पेस का आ सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी दोनों ही प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आती हैं और वर्तमान में जितेंद्र सिंह हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, दोनों को ही डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और एटॉमिक एनर्जी के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12, अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी मतलब जो भी केंद्र शासित प्रदेश है ना या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले, उनके जरूर देख के जाना दोस्तों। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय वगैरह इनके सारे राज्य हैं, उनका देख लेना राज्य पक्षी, राज्य पशु क्या है। तो ये पूछ लिया आज बाकी केंद्र शासित प्रदेश का भी। अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी, इससे पहले मिजोरम का आया था, तो ये है अंडमान वुड पिजन है, जो कबूतर है अंडमान वुड पिजन हो जाएगा अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी जो आपको पूछा है। अब देखिए अंडमान निकोबार का जो स्टेट एनिमल पशु क्या है, तो वो हो जाएगा दोस्तों दुगोंग, उसका राज्य पशु है। स्टेट ट्री राज्य वृक्ष क्या है, तो ये अंडमान पादुक राज्य वृक्ष है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ये एक रिपीटेड सवाल आया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल है, दो भाग में जो विभाजित हुई थी, तो ये 1907 के सूरत अधिवेशन है। तो ये आपको जगह पूछी थी, सूरत अधिवेशन में 1907 में हुई थी, गरम दल और नरम दल। अब पूछा जाता है गरम दल के नेता कौन है, ये बहुत बार आता है, तो लाला लाजपत राय मतलब लाल पाल और बाल है, विपिन चंद्र पाल हो गए, बाल गंगाधर तिलक है, अरविंद घोष भी है, साथ साथ गरम दल के प्रमुख नेता थे। और इन्होंने देखिए ये तो पूछ लिया कि कब अलग हुई है, विभाजित कब हुई है कांग्रेस, तो 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में। अब पूछा जा सकता है कि ये वापस कब है, ये एक साथ आ गई है, तो वापस जो नरम दल और गरम दल आए हैं वो कांग्रेस के 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जब अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, तो उनकी अध्यक्षता में जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ है, जहाँ पर गरम दल तथा नरम दल फिर एक साथ आ गए थे। और लखनऊ समझौता ये किनके मध्य हुआ है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ है, जो एनटीपीसी में आ चुका है इससे पहले। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल पूछा गया है, मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मुदुमलाई जो नेशनल पार्क है वो तमिलनाडु में है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है, साथ ही साथ ये केरल और कर्नाटक राज्यों के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। फोर्ट्रेन क्या है, ये आपको पूछा है तो रिपीट हुआ है। फोर्ट्रेन आपके ऑप्शन में था हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आपको करेक्ट करना था। इससे पहले एनटीपीसी में आया हुआ है कि ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन आपको पूछा था और ये 3 बार आ चुका है। उससे भी एक बार और आया था कि संख्यात्मक अभिकलन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, तो वो सेम फोर्ट्रेन हो जाएगी, जिसको डिजाइन किया है जॉन बेकस ने 1957 में। डेवलपर साथ ही साथ कंपनी थी आईबीएम के साथ में। पद्म अवार्ड, एक सेकेंड, पद्म अवार्ड विजेता प्रथम भारतनाट्यम डांसर कौन है, तो भरतनाट्यम जो डांसर हैं जिनको पद्म अवार्ड मिला है, जिन भी कैंडिडेट का आज फर्स्ट स्टेप में था, एग्जैक्ट क्या सवाल था, पद्म अवार्ड में भी क्या पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री का स्पेशली पूछा गया था या फिर सिर्फ पद्म अवार्ड विजेता प्रथम भरतनाट्यम डांसर हैं, ऑप्शन बताइएगा। बाकी मैं बात करूँ तो रुक्मिणी देवी अरुंदले को, इनको सबसे पहले मिला है पद्म भूषण मिला है 1956 में, तो आप कह सकते हो यदि ये ऑप्शन में था और पद्म अवार्ड पूछा गया तो रुक्मिणी देवी अरुंडलई हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर बात करूँ तो यामिनी कृष्णा मूर्ति को है वो पद्मश्री 1968 में मिला है, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण तीनों ही मिल चुके हैं। और पद्मा सुब्रमण्यम को, इनको मिला है 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण, तो पद्मा सुब्रमण्यम को ये अवार्ड मिल चुके हैं। और पद्म पुरस्कार पाने वाले, अब देखिए एक और करंट अफेयर बता दूं कि पद्म पुरस्कार पाने वाले पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी जो है उनका नाम है नटराज है। उनको 2019 में तमिलनाडु की भरतनाट्यम डांसर नर्तकी नटराज को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये प्रथम ट्रांसजेंडर हो जाएगी। और बाकी यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार कौन से, तो ये भी आप एक बार पीडीएफ में देख लेना, कुचिपुड़ी के, कथक के,
के। अगला सवाल देखिएगा, 2002 में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए पीने योग्य जो स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए कौन सी योजना, 2002 की योजना पूछी गई है, उस योजना का नाम पूछा था, तो ये सौजल धारा योजना हो जाएगी, जो 25 दिसंबर 2002 को ग्रामीण क्षेत्र में जो पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए योजना लॉन्च की गई थी, जिसमें केंद्र राज्य का जो रेशियो है वित्तीय योगदान का वो है 90 और 10 का। अगला सवाल यहाँ पर लॉफिंग गैस का पूछा है, तो हंसाने वाली गैस है ये नाइट्रस ऑक्साइड है, बहुत बार फॉर्मूला आता है तो N2O हो जाएगा। फिर आपके सवाल पूछे गए हैं, स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित होने वाली पहला भारतीय युद्धपोत कौन सा है, तो स्वदेशी जो इंडिया में ही डिजाइन और इंडिया में ही बिल्ट हुआ है तो वो है भारतीय युद्धपोत पूछा, तो ये कौन सा बिल्ट हुआ है, INS गोदावरी करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्ट बाई मेजागॉन डॉक लिमिटेड है, इस कंपनी के द्वारा मुंबई में ये निर्मित हुआ है, INS गोदावरी है, जो कि कब हुआ था ये, तो ये 1983 में हुआ था भारत में, और डीकमीशन इसको किया गया है 2015 में। अब देखिए पूछ ले कि भारत में बना पहला विमान वाहक जहाज कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो भारत में बना हुआ प्रथम है वो INS विक्रांत हो जाएगा, तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। और आपको पूछा गया था प्रथम भारतीय युद्धपोत कौन सा, तो INS गोदावरी हो जाएगा। फिर आपकी एक और सवाल रिपीट हुआ है, WWW की फुल फॉर्म है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके इन्वेंटर कौन है, तो ये आपको पूछा था, आविष्कारक ही पूछा था, तो इसका ये राइट होगा, टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट, तो आपको ये इन्वेंटर पूछा है तो टिम बर्नर्स ली हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किस स्रोत के द्वारा होता है, तो थर्मल ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा जो है थर्मल एनर्जी, वो सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन का सोर्स हो जाएगा। और थर्मल में कौन सी, जैसे कि कोल है, लिग्नाइट है, ये सभी थर्मल में आते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा होती है वो कोल से सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है, जो 1,99,594 मेगावाट है, जो 53% है ओवरऑल सभी का। एक सवाल पूछा गया है, 10 कुमार चरित्र पुस्तक है, इनके लेखक कौन है, तो ये दांडिन हो जाएंगे, 10 कुमार चरित्र पुस्तक के ऑथर। फिर आपके एक सवाल, ये भी एक नया सवाल पूछा गया है कि किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है, तो लाइट हाउस है जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है, जो एक एक्टिव वोल्केनो है, वो हो जाएगी दोस्तों स्ट्रोम्बोली है। ये इटली के सिसिली के उत्तर में लिप्री द्वीप पर स्थित है, तो ये इटली में है एक सक्रिय ज्वालामुखी जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, वो स्ट्रोम्बली। एक सवाल पूछा गया है, कौन सा टैक्स राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है, ये सभी ऑप्शन थे, तो सीमा शुल्क यानी ये कस्टम हो गया, फिर ये निगम कॉरपोरेट हैं, शराब कर हैं, तो इसमें से पूछा था राज्य सरकार कौन सा वसूलती है, तो इजी हो जाएगा शराब टैक्स इसका आंसर होना चाहिए। बाकी राज्य सरकार को कृषि आय का वैसे कोई भी राज्य टैक्स नहीं लेता है, तो कृषि आय हो गया, इस पर ये अधिकार रहता है। व्यावसायिक कर हैं, और बाकी वेट हो गया, राज्य उत्पाद शुल्क है, भूमि राजस्व, स्टाम्प शुल्क है, ये अधिकार रहता है राज्य सरकार को। अगला सवाल, कौन सितार वादक नहीं है, तो सितार वादक में आपके ऑप्शन था पंडित शिव कुमार शर्मा, यदि था तो वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संतूर वादक है न कि सितार वादक है, तो शिव संतूर हैं। सितार में कौन है, तो प्रमुख पंडित रविशंकर हैं, और ये शिव शंकर है, ध्यान में रखना, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी हैं, विलायत खान हैं। स्टूडेंट जैसे कि बताया कि पंडित शिव शंकर भी ऑप्शन में था, विलायत खान भी था, वंदे हसन है, सईद परवेज है, उमाशंकर मिश्र है, और बुद्धादित्य मुखर्जी, ये सभी हैं सितार वादक। गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी हड़प्पा सभ्यता है गुजरात में, तो धौलावीरा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, को कच्छ गुजरात में है। अन्य जो भी सिंधु घाटी सभ्यता में बताऊं तो हड़प्पा कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो है, ये भी पाकिस्तान में, और ये बलूचिस्तान, ये भी पाकिस्तान में जो सुतगागा, और एक और पाकिस्तान में जो है झनुदड़ो हो गया। अब मैं बात करूं जो अहमदाबाद गुजरात काठियावाड़ जो भारत में है वो रंगपुर है, और कोटदजी ये पाकिस्तान में, रोपड़ पंजाब में, लोथल अहमदाबाद में, और आलमगीर है मेरठ यूपी में, कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ में है, सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात में है, बनावली हिसार हरियाणा में, राखीगढ़ी भी हरियाणा में हो जाएगी। ऑप्शन में आपकी ये धौलावीरा था जो कि गुजरात में आपको करेक्ट करना था। केटू पर्वत की ऊंचाई पूछी है, तो ये 8,611 मीटर, कितनी, केटू है जो ट्रांस हिमालय में आता है, 8,611 मीटर इसकी, गॉडविन ऑस्टिन इसका अन्य नाम है, 8,611। माउंट एवरेस्ट की कितनी है, तो 8,848 है, और कंचनजंगा जो तीसरी सर्वोच्च है उसकी है 8,586 यानी 8,586।
प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ये जो है हेरोड डोमर मॉडल है, रिपीटेड एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ आपको। और इससे पहले आया था आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। द्वितीय किस पर है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर। और प्रथम है हेरोड डोमर मॉडल पर। तीसरी योजना का नाम है गाडगिल योजना भी कहा जाता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना को ड्राफ्ट किसने किया? तो डीपी धर ने किया है। और तो ये सभी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं आने वाले शिप के लिए। अगला सवाल देखिएगा, PSLV XLC-17 रॉकेट से लॉन्च किया गया उपग्रह GSAT-12 क्या है? तो जो भी GSAT आ जाए ज्यादातर ये संचार उपग्रह ही है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो जाएगा। GSAT-12 है जिसको लॉन्च किया गया है 2011 में PSLV XLC-17 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च हुआ है। एक आपके सवाल पूछा गया था, ये भी नया, बिल्कुल नया सवाल है, शायद ही किसी को पता होगा। गोल्डन स्पाइक ऑस्ट्रावा जो एथलेटिक्स इवेंट हुई थी, ये ऑस्ट्रावा में हुई है, जो चेक गणराज्य की एक सिटी है, वहाँ पर गोल्डन स्पाइक जो इवेंट हुई है एथलेटिक्स की। तो इसमें 2019 में एक महिला ने रिकॉर्ड बनाया है 300 मीटर रनिंग में। तो ये रिकॉर्ड किसने बनाया? उस महिला का नाम आपको पूछा था, तो नाम क्या हो जाएगा? शाहनुई मिल्लर उइबो इनका नाम है। ये बहमास जो देश है उनके रहने वाली है। इनका रिकॉर्ड है 300 मीटर का 34.41 सेकेंड का। तो ये ऑस्ट्रावा चेक गणराज्य में आयोजित हुई है, एक इवेंट है जिसमें 300 मीटर का ये रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम आपको पूछा था। और बात करूं 2017 में, इससे पहले मैन का रिकॉर्ड है, ये तो फीमेल का है। मेल के केस में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वो 300 मीटर का, वो वाइडे वान निक्कक ने बनाया है। अगला सवाल देखिएगा, यूरोप में बच्चों और परिवारों को मूव करने पर उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए ब्लू डॉट हब मिशन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने लॉन्च किया? तो ये ब्लू डॉट हब मिशन का पूछा है। तो ये यूनिसेफ और UNHCR दोनों ही ऑप्शन में एक साथ दिए गए थे, तो ये आपको करेक्ट करना था। UNHCR का मतलब यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज हो जाएगा। तो इनके द्वारा ये ब्लू डॉट हब मिशन है वो लॉन्च हुआ था। फिर सवाल पूछा गया, कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर जो एक प्रोग्राम रहता है यूनेस्को का, उसमें सम्मिलित नहीं है? ये आपको पूछा कौन सा। टोटल भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत सम्मिलित रहे, और उसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आप अगस्त्य मलाई पंचमढ़ी हैं, तो ये आपका नल्ला मला एक अलग ही नाम हो जाएगा, नीलगिरी है, ये तीनों ही सम्मिलित हैं। तो टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व आपको पूछ ले। यूनेस्को में कितने हैं? 12। वैसे भारत के टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व, लेकिन यूनेस्को के MAB लिस्ट में 12 हैं। और 12वां जो ऐड हुआ करंट अफेयर्स का, इससे पहले 11 थे, तो ये नवंबर 2020 में ही लेटेस्ट जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व सूची में भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। और 11वां इससे पहले 2018 में ऐड हुआ था, वो था कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। सारे आप देख लो एक बार। तो ये सभी यूनेस्को के MAB लिस्ट में सम्मिलित है। नीलगिरी 2000 में हुआ था, फिर गल्फ ऑफ मन्नार है, सुंदरबन, नंदा देवी, नौकक है, पंचमढ़ी हो गया, और सिमलीपाल है, और अच्चन कमार, अमरकंटक है, ग्रेट निकोबार है, अगस्त्य मलाई है, कंचनजंगा और पन्ना, ये सभी यूनेस्को की लिस्ट में हैं। और भारत में वर्तमान में 18 जैव मंडल हैं। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो कच्छ का रण है। कौन सा अधिनियम पर्यावरण से संबंधित नहीं है? कौन सा एक्ट है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है? ये ऑप्शन थे, पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट है, पोर्ट लॉ एक्ट है। तो इसमें से और क्या ऑप्शन थे? थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग वाला सवाल है। और बाकी मैं यहाँ पर एनवायरनमेंट की बात करूँ तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था? 1986 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1974, और वायु का जो प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन है 1981 में। अगला सवाल देखिएगा, भारत में जो गणतंत्र है उसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो गणतंत्र की मीनिंग हो जाएगी मुख्य कार्यकारी या फिर जो प्रतिनिधि है जितने भी, वो लोकतांत्रिक रूप से लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, ऐसे पारंपरिक नहीं हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर, उपयुक्तता मतलब जो ह्यूमंस है और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का काम, मध्यस्थ का काम कौन करता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो जाएगा। ये रिपीट हुआ सवाल। फिर देखिएगा, भारतीय नेवी का INS सरदार पटेल फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कहाँ पर है? तो सरदार पटेल INS सरदार पटेल जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है वो कहाँ पर है? पोरबंदर गुजरात में। INS सरदार पटेल ये पोरबंदर गुजरात में हो जाएगा। एक सवाल पूछा गया है, 2019 में गृह मंत्रालय ने किस सेना का वित्तीय पावर का विस्तार किया है? तो एयरफोर्स करेक्ट होना चाहिए इसका।
फिर देखिएगा एक सवाल है कि किस संस्था ने सूर्य के प्रकाश एवं जल से ईंधन का उत्पादन करने वाला कृत्रिम पत्ता आर्टिफिशियल लीफ विकसित किया है। तो ये कृत्रिम, जैसे पत्ती में किस प्रकार सूर्य के प्रकाश और जल से भोजन बनता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर एक वैज्ञानिकों ने कृत्रिम पत्ता बनाया है जिसमें सूर्य के प्रकाश और जल से ईंधन प्रयोग होगा। तो ये बनाया किसने है पूछा है, विकसित किया है CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। ये एक बहुत ही अत्यंत पतला वायरलेस है, बिना वायर का उपकरण है जो पौधे के पत्ते के समान ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पानी और सूर्य का प्रकाश इस्तेमाल करेगा। फिर आपके एक सवाल पूछा गया है 2019 में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है, M&M कंपनी है जो, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने के लिए किस टैक्सी कैब के साथ टाई अप किया। तो ऑप्शन दिए गए थे, एक तो मेरू कैब था, एक सवारी था, ओला था और उबर था। तो एग्जैक्ट किस टाइप से, थोड़ा बहुत सवाल में मेरे को डाउट लग रहा है एग्जैक्ट क्या सवाल था। और बाकी यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे तो मेरू भी कहीं कहीं, तो मेरू तो हुआ है 2018 में टाइप है, बाकी ओला में ओला का भी है, उबर का भी है, तो एग्जैक्ट थोड़ा सवाल चेंज हो सकता है। फिर आपके अंतिम सवाल देखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। अब डायरेक्टली सभी ने जो थीम पढ़ी हुई है कि 11वीं तेज और आर्थिक अधिक समावेशी विकास इसकी थीम है, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य किस कौशल का विकास करना था, हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प था, लेदर था, हैंडलूम था, ये सभी ऑप्शन दिए गए थे। तो जिन भी कैंडिडेट को आंसर पता बता देना। और एक ही आपकी रीजनिंग में पूछा गया था, जो कोकिलिया है ये NTPC में आ चुका है, रिपीट हुआ है, तो कोकिलिया आइरिस पुपिल कॉर्निया है, इसमें से कोकिलिया है ये अलग हो जाएगा जो कि कान का भाग हो जाएगा। और एक इस प्रकार पूछा गया कि ईटानगर हो गया, बेंगलुरु हो गया, चंडीगढ़ है, पटना है, तो इसमें से और तो आपके चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये करेक्ट होना चाहिए। और लेंथ का जो मीटर रहता है आपके ऐसे यूनिट है, तो मास द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा। एक आपके इस टाइप से ये रीजनिंग का और पूछा गया है। तो टोटल यहाँ पर मैंने 40 जीके के एग्जैक्ट सवाल बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों लाइक करते हुए वीडियो को एंड करना। PDF फाइल के लिए जो आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, सर्च करके मत करना। और बाकी यदि आप किसी भी कैंडिडेट अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाकर जरूर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके अपना तैयारी को परख लीजिएगा कि कितने सवाल आपके बन रहे हैं यहाँ से। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। बाकी आप बताना कमेंट करके कल किसी का क्या एग्जाम है या फिर नहीं, क्योंकि आज सेकंड शिफ्ट में एग्जाम नहीं था। धन्यवाद।